यामिनी के आंसुओं को देखने के बाद कहीं ना कहीं पत्थरबुझ बाबा का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया था। पत्थरबुझ बाबा ने कुछ देर सोचने के बाद यामिनी से कहा, तुम्हें अगर शक्तियाँ चाहिए तो उसके लिए टीले वाले बाबा के पास जो बोतल में कैद मालती का काला साया है वो मुझे चाहिए। ये सुनकर यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पत्थरबुझ बाबा से कहा, बाबा ये कैसे संभव है? टीले वाले बाबा की कुटिया से वो बोतल लेकर आना असंभव है। ये सुनकर टीले वाले बाबा ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें काली शक्तियाँ मिलना भी असंभव है। किताब नहीं लाकर दे सकती हो, काला साया नहीं लाकर दे सकती हो, बिना कुछ किए ही शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं यामिनी। यामिनी ने पत्थरबुझ बाबा को शांत करते हुए कहा, माफ कीजिए बाबा, मैं लेकर आऊंगी मालती का काला साया। कहकर यामिनी वहां से जाने लगी। यामिनी ने 1-2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी उसके मन में कुछ सवाल उठे। वो पत्थरबुझ बाबा की तरफ वापस मुड़ी और अपने मन की शंका को दूर करते हुए कहा, बाबा आप नाराज ना हो तो एक सवाल पूछूं? बाबा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया तो यामिनी ने पूछा, बाबा आप मालती के काले साए के साथ क्या करने वाले हैं? पत्थरबुझ बाबा के चेहरे के भावों से लग रहा था कि वो इस सवाल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अभी जब तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मेरे सबसे कठिन समय में मेरी मदद की थी तो उसी से मुझे कुछ याद आया। यामिनी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो एकटक बाबा की तरफ देखे जा रही थी। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें मेरा वो प्रयोग याद है जो असफल हो गया था? जवाब देते हुए यामिनी ने कहा, हाँ बाबा, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। पत्थरबुझ बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वैसा ही एक प्रयोग और करना चाहता हूँ मैं। अगर तुम उसमें भागीदार होना चाहो तो तुम्हें काली शक्तियाँ मिल सकती हैं और उसके लिए मुझे कोई शक्तिशाली काला साया चाहिए। और इस वक्त मालती से शक्तिशाली काला साया और कौन हो सकता है? ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं यामिनी डर गई थी, क्योंकि पत्थरबुझ बाबा के प्रयोग हमेशा ही बहुत भयानक होते थे और अगर वो असफल हो जाए तो उसके परिणाम और भी भयानक हो जाते थे। यामिनी को सोचते हुए देख पत्थरबुझ बाबा ने यामिनी से कहा, क्या हुआ यामिनी, किस सोच में पड़ गई? इस प्रयोग में भागीदार होना चाहोगी या नहीं? अच्छे से सोच लेना, क्योंकि बहुत जोखिम है इस प्रयोग में। यामिनी खुद भी जानती थी पत्थरबुझ बाबा के हर प्रयोग में जोखिम होता है, लेकिन इस वक्त यामिनी कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। यामिनी ने पूरी तरह अपना मन बनाते हुए कहा, हाँ बाबा, काली शक्तियाँ पाने के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं होंगी इस प्रयोग में भागीदार। ये कहकर यामिनी ने बाबा को प्रणाम किया और वहाँ से चली गई। उधर चंद्रकला जब से आई थी तब से पहले प्रतिष्ठी यज्ञ, फिर पंचायत और फिर यामिनी के घर दावत, इन सब में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे अपना घर ठीक करने का समय ही नहीं मिला था। लेकिन आज उसे कुछ काम नहीं था, इसीलिए वो घर पर ही रहकर घर की साफ सफाई कर रही थी। रेशमी और नीति घर का राशन लेने के लिए गए हुए थे। चंद्रकला साफ सफाई जरूर कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यामिनी का ही दृश्य घूम रहा था। वो अभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि आखिर यामिनी को हुआ क्या था। चंद्रकला अपने सामान के साथ साथ रेशमी का सामान भी सही जगह पर रख रही थी। चंद्रकला ने जब रेशमी की संदूक खोली और उसके कपड़े निकालने लगी तो कपड़ों के नीचे रखा सामान देखकर चंद्रकला चौंक गई। उसने देखा कि रेशमी की संदूक में कुछ ताबीज, कुछ तंत्र विद्याओं की सामग्री और कुछ अलग अलग तरह की औषधियां रखी हुई थी। चंद्रकला समझ नहीं पाई कि रेशमी की संदूक में ये सब सामान होने का क्या राज हो सकता है। चंद्रकला ने सोचते हुए मन ही मन कहा, टीले वाले बाबा ने तो कहा था कि रेशमी एक साधारण से परिवार से आती है, तो रेशमी की संदूक में ये सब सामान क्यों है? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रेशमी की कल रात की भी बात याद आ गई और उसका दिमाग ठनक गया। उसने फिर अपने आप से कहा, रेशमी ये बात भी जानती थी कि यामिनी के अंदर कोई काला साया नहीं आया था।
भले ही रेशमी टीले वाले बाबा के साथ रही है, लेकिन जब तक कोई टीले वाले बाबा से विद्याएं ग्रहण नहीं करता तब तक टीले वाले बाबा ये सब किसी को नहीं बताते। फिर रेशमी को ये सब कैसे पता है? चंद्रकला अब धीरे धीरे सारे धागे जोड़ने लगी। चंद्रकला को अब राघव और रेशमी के बीच बातचीत वाला दृश्य भी याद आ गया था और ये भी याद आ गया कि रेशमी ने जगदीश, गायत्री और यामिनी को मालती से भी बचाया था। अब चंद्रकला को रेशमी पर शक होने लगा था। तभी उसे बाहर से रेशमी और नीति की आवाज सुनाई दी। चंद्रकला ने हड़बड़ी में रेशमी के कपड़े वापस संदूक में रखे और संदूक बंद कर दी। अगले ही पल दरवाजे से रेशमी और नीति प्रवेश कर रहे थे। दोनों के हाथ में बहुत सारा राशन था। इतना सारा सामान देखकर चंद्रकला ने कहा, रेशमी, इतना सारा सामान? इतने तो तुम पैसे भी नहीं लेकर गई थी। इससे पहले कि रेशमी कुछ जवाब देती, फटाक से नीति बीच में बोल पड़ी, माँ, जब हम राशन लेने जा रहे थे तो रास्ते में जितने भी घर आए सबने हमारे वापस आने की खुशी में हमें बहुत सारा राशन और मिठाइयाँ दे दी। राशन की दुकान तो हमें जाना ही नहीं पड़ा। ये सब सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन चंद्रकला का ज्यादा ध्यान अब रेशमी की तरफ था। वो रेशमी को अब लगातार संदेह भरी नजरों से देख रही थी। उसने रेशमी से इस बारे में बात करने का सोच लिया था। चंद्रकला रेशमी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके जहन में एक विचार आया और उसने अपने आप को रोक लिया। चंद्रकला ने फिर मन ही मन कहा, नहीं चंद्रकला, अगर इस वक्त रेशमी से इस बारे में बात कर ली तो रेशमी सतर्क हो जाएगी। इससे बिना पूछे ही पता लगाना होगा कि रेशमी है कौन और ये चाहती क्या है, और इसके लिए मुझे सबसे पहले यामिनी से मिलना होगा। रेशमी जब से आई थी तब से नीति हर वक्त रेशमी के ही आगे पीछे घूमती रहती थी। इन सब के बाद चंद्रकला को एक पल के लिए तो नीति की भी चिंता सताने लगी थी, लेकिन अब चंद्रकला नीति की शक्तियों से परिचित हो चुकी थी। वो ये जानती थी कि रेशमी जैसी लड़की उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और चंद्रकला मुस्कुराते हुए वहां से हवेली की तरफ निकल गई। चंद्रकला जब हवेली की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में राघव दिखाई दिया। राघव को देखते ही चंद्रकला ने मन ही मन सोचा, वैसे रेशमी के बारे में राघव से भी पता किया जा सकता है। यही सोचकर वो राघव के पास गई और राघव का रास्ता रोकते हुए कहा, राघव, मुझे रेशमी को लेकर तुमसे बात करनी है। चंद्रकला के मुंह से रेशमी का नाम सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्रकला ने आगे कहा, राघव, मैंने कल तुम्हें और रेशमी को एक कोने में कुछ बात करते हुए देखा। यहाँ तक कि तुमने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? और एक रुदाली का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब सुनकर राघव एकदम हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर आत्मविश्वास भरते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है चंद्रकला, रेशमी बस पैसे बढ़ाने की बात कह रही थी और मैं बस इतना समझा रहा था कि इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही चंद्रकला चौंक गई, क्योंकि रेशमी ने उसे कुछ और ही बताया था। इसी वजह से उसने अपना अगला सवाल रखते हुए कहा, चलो मान ली तुम्हारी बात, अब ये बताओ कि तुम्हें रेशमी मिली कहाँ? क्योंकि कोई भी रुदाली जल्दी से मायापुर आने के लिए तैयार नहीं होती। रेशमी है तो एक रुदाली ही ना। जैसे ही राघव ने ये सुना, एकाएक उसका गला सूखने लगा कि अब ये चंद्रकला रेशमी की सच्चाई पता लगाकर ही रहेगी, और अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब राघव की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं, कैसी बात कर रही हो चंद्रकला? रेशमी एक रुदाली ही है। आसपास के गांव में जब कोई रुदाली नहीं मिली तो मैं शहर गया, वहीं पर एक रुदाली रहती थी जो अब मर चुकी है। उसी की बेटी है रेशमी। पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मेरे साथ आ गई। राघव ने जल्दी जल्दी जवाब दिया और नजरें चुराते हुए वहां से चला गया। लेकिन राघव की बातें सुनकर चंद्रकला का शक अब यकीन में बदल गया था, क्योंकि जब टीले वाले बाबा ने रेशमी से पूछा था कि वो राघव से कहाँ मिली थी, तो रेशमी ने कुछ और बताया था। राघव तो अब कुछ और ही बोल रहा था। चंद्रकला समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है।
उसी काले दाने का पता लगाने के लिए चंद्रकला हवेली की तरफ बढ़ी। यामिनी भी अब तक पत्थरबुज बाबा के यहाँ से आ चुकी थी और अपने कमरे में अकेले ही इधर उधर टहल रही थी और ये सोच रही थी कि टीले वाले बाबा के यहाँ से मालती का काला साया लाया कैसे जाए और इसके लिए किसको भेजा जाए, क्योंकि पहली बात तो ये कि टीले वाले बाबा की कुटिया बहुत सारी दैवीय शक्तियों से घिरी हुई है, इसीलिए वहाँ से कोई भी सामान चोरी करना लगभग असंभव है। तो यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसे भेजा जाए जो ये काम कर दे। यामिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी हवेली में काम करने वाला एक आदमी आया और यामिनी से कहा, मालकिन आपसे मिलने चंद्रकला आई है। चंद्रकला का नाम सुनते ही यामिनी का गला सूख गया। उसे डर था कि कहीं उसने गांव में कल की बात का बतंगड़ तो नहीं बना दिया और लोग उससे मिलने से डरने ना लगे। इसीलिए यामिनी का इस वक्त चंद्रकला से मिलने का जरा भी मन नहीं था। फिर भी बेमन से यामिनी ने उस आदमी से कहा, भेज दो उसे अंदर। इतना सुनकर वो आदमी चंद्रकला को बुलाने के लिए बाहर की तरफ चला गया। यामिनी जो अब तक परेशान होकर इधर से उधर टहल रही थी, वो अब बिस्तर पर जाकर लेट गई और तबीयत ठीक ना होने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर में जब चंद्रकला कमरे में दाखिल हुई तो चंद्रकला ने देखा कि यामिनी अपने बिस्तर पर सो रही थी। यामिनी को इस तरह सोता देख चंद्रकला यामिनी के पैरों के पास बैठ गई और यामिनी को चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ मालकिन, काले साए का असर अभी तक कम नहीं हुआ क्या? ये सुनकर यामिनी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्यों आई हो? चंद्रकला ने जवाब देते हुए कहा, अरे मालकिन, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो आपको धन्यवाद कहने आई हूँ। आपने मेरे वापस आने की खुशी में इतनी बड़ी दावत रखी थी और कल रात तो आपने धन्यवाद देने का मौका ही नहीं दिया था, सीधा मेरा गला ही पकड़ लिया था। इस पर यामिनी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, लेकिन कितना गुस्सा भरा हुआ है ना आपके मन में मेरे लिए, जो सीधा गला घोंटकर मार देना चाहती थी मुझे। इस पर यामिनी ने सफाई देते हुए कहा, देखो चंद्रकला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। वो काला साया मेरे ऊपर इतना हावी था, इसी वजह से मुझे कुछ होश ही नहीं था। ये सुनकर चंद्रकला ने यामिनी की तरफ थोड़ा नजदीक जाते हुए कहा, मालकिन, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है कि नहीं, लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको। आपके अंदर कोई काला साया नहीं था जो कुछ भी कर रहा था, आप खुद ही कर रही थी। ये सुनकर यामिनी के होश उड़ गए कि ये बात चंद्रकला को कैसे पता। अब उसे ये डर सताने लगा कि कहीं इसने गांव वालों को ये सच्चाई तो बता नहीं दी होगी। यामिनी का इस तरह उखड़ा हुआ चेहरा देखकर चंद्रकला समझ गई कि यामिनी क्या सोच रही है। उसने यामिनी से कहा, चिंता मत करो मालकिन, मैंने गांव वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया है, बल्कि मैंने तो गांव वालों को ये कहा कि मालकिन के अंदर कोई कम शक्ति वाला साया था जो अब उनका शरीर छोड़ चुका है, इसीलिए अब कोई आपसे डरेगा भी नहीं। ये सुनने के बाद यामिनी की जान में जान आई, लेकिन उसे अभी भी ये समझ नहीं आया था कि चंद्रकला ने ऐसा किया क्यों। उसने चंद्रकला से पूछा, लेकिन चंद्रकला, तुमने मुझ पर ये मेहरबानी करी क्यों? जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, वो इसलिए मालकिन कि गांव वालों के मन में कहीं वापस से काले साए का डर ना बैठ जाए। लेकिन अब जब मैंने ये मेहरबानी की है तो आप भी मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए और ये बताइए कि आपके साथ कल कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको अटपटा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपके खाने में कुछ मिलाया हो। यामिनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, देखो चंद्रकला, इन सब के बारे में मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, तो मुझे आराम करने दो। ये सुनकर चंद्रकला ने यामिनी को समझाते हुए कहा, देखो मालकिन, मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सब पता लगाकर मैं आपकी मदद ही कर रही हूँ। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर इसके पीछे है कौन, और कहीं ना कहीं आप भी तो उस शख्स का पता लगाना चाहती हो जो इन सब के पीछे है। चंद्रकला की इतना कुछ कहने के बाद भी यामिनी ने अपना मुंह नहीं खोला। चंद्रकला समझ गई कि यामिनी कुछ नहीं बताएगी। ये सोचकर चंद्रकला ने उठकर कहा,
मालकिन, इतना समझ लीजिए कि आप मुझसे कुछ भी छुपाकर अपना ही नुकसान कर रही हैं, बाकी आपकी मर्जी। कहकर चंद्रकला वहां से चली गई, लेकिन चंद्रकला अभी तक दरवाजे तक ही पहुंची थी कि पीछे से यामिनी ने आवाज लगाकर चंद्रकला को रोका। चंद्रकला! चंद्रकला वहीं दरवाजे पर रुक गई। वो समझ गई कि यामिनी को उसकी बात समझ आ गई है। चंद्रकला पीछे मुड़ी तो यामिनी ने उससे कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे किसने क्या खिलाया या पिलाया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब किसी औषधि की वजह से हुआ है। दरअसल मैं आज पत्थरबुझ बाबा के पास गई थी, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई। जैसे ही यामिनी ने औषधि का नाम लिया, चंद्रकला की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इन सब के पीछे रेशमी ही है, लेकिन उसने यामिनी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और सिर्फ धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। लेकिन चंद्रकला अब ये तो समझ गई कि इन सब के पीछे रेशमी का कुछ ना कुछ तो मकसद है, और चंद्रकला ने ये ठान लिया कि इससे पहले कि रेशमी अपने मंसूबों में कामयाब हो, वो रेशमी की सच्चाई पता लगा कर रहेगी। क्या चंद्रकला रेशमी की सच्चाई का पता लगा पाएगी? क्या प्रयोग करने वाले हैं पत्थरबुझ बाबा मालती के साए के साथ? और क्या हुआ था सालों पहले जब पत्थरबुझ बाबा का प्रयोग असफल हो गया था?